नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौहान एजुकेशन पॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। आज जो हमें हमारा कॉन्टिनेंट जहाँ पे है, ओशन जहाँ पे है, क्या ये पहले भी ऐसा ही था, और अगर ऐसा नहीं था तो बाद में ये आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है ये कैसे बनी। तो इस चैप्टर में यही सब डिस्कस करेंगे। 29% of the earth is land mass and rest is ocean। ये जो लैंड मास है, ये पूरा लैंड मास, ये ये अर्थ सरफेस का 29% है। 29%। और ये पूरा ओशन, ये ये इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इधर सदर्न ओशन है, और ये आर्कटिक ओशन, ये पूरा अराउंड 70% बनाता है अर्थ सरफेस का। और ये लैंड मास ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे ये हमारी इक्वेटर जाती है, ये सदर्न अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को कट करते हुए जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लैंड मास ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉन्सेंट्रेटेड है और थोड़ा सा लैंड मास सदर्न हेमिस्फीयर में है। इस लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट आता है। इसको हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो कॉन्टिनेंट्स का अभी पोजीशन है, जो प्रेजेंट पोजीशन है, ये ना तो पहले ऐसा था और ना ही बाद में ऐसा रहेगा। तो ये पहले कैसा था, पास्ट में कैसा था, और ये चेंज क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है कि लैंड मास पहले ऐसा नहीं था, हमें कैसे पता चलता है। तो इससे के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि आज का जो प्रेजेंट लैंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ और था, आज कुछ और है। अब्राहम ऑर्टलिस 1596 में कहते हैं कि ये अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये चारों एक ही पार्ट थे। मतलब ये चारों चिपके हुए थे। फिर एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मैप ड्रॉ किया जिसमें ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका को एक ही पार्ट बताया, एक ही पार्ट में ड्रॉ करके दिखाया कि ये तीनों पार्ट एक ही थे। इसके आगे भी कुछ थियरीज हैं, चलिए पढ़ते हैं। इनमें से एक थियरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ड्रिफ्ट मतलब होता है खिसकना, ड्रिफ्ट मतलब खिसकना होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट खिसक रहा है। इस थियरी को 1912 में एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। वेगनर कहते हैं कि आज का जो कॉन्टिनेंट है वो पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था, एक ही लैंड मास था वो, और एक मेगा ओशन हुआ करता था। मतलब ये अर्थ है तो कुछ ऐसे एक लैंड मास हुआ करती थी और ये बाकी ओशन था। तो इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहा गया। ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है इसको पेंजिया कहा गया, और आसपास में जो वास्ट स्ट्रेच ऑफ ओशन है इसे पैंथेलेसा कहा गया। तो ये पैंथेलेसा हो गया और ये पेंजिया हो गया। 200 मिलियन साल पहले पेंजिया स्प्लिट होने लगी लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड में। 200 मिलियन साल पहले ये लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड में स्प्लिट होने लगी, मतलब अलग होने लगी। तो इस ये लॉरेसिया हो गई और ये गोंडवाना लैंड हो गया। फिर बाद में ये लॉरेसिया भी और गोंडवाना लैंड दोनों फिर से ब्रेक हुए, फिर से टूटते गए, और आज का जो कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये बना दिए टूट के। कौन? ये लॉरेशिया और ये गोंडवाना लैंड। यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। 200-2500 मिलियन साल पहले
ये पेंजिया हुआ करती थी। यह है पेंजिया। ये सुपर कॉन्टिनेंट पूरा पेंजिया हुआ करता था। और ये जो ओशन है, ये वास्ट ओशन है, इसे पैंथेलेसा कहा गया। पैंथेलेसा। 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ कि ये पेंजिया दो भागों में टूटने लगी। एक इधर गई और एक इधर। ये गोंडवाना लैंड हुआ और ये फ्लोरेशिया। फ्लोरेशिया गोंडवाना लैंड। फिर 150 मिलियन साल पहले अर्थ कुछ ऐसी दिखती थी। फिर इनमें, ये लॉरेशिया में और ये गोंडवाना लैंड में फिर से ब्रेक स्टार्ट हुआ। और ब्रेक होते होते ये 100 मिलियन साल पहले अर्थ कुछ ऐसी दिखने लगी। मतलब ये लॉरेशिया नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप में टूट गया। और ये गोंडवाना लैंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में टूट गया। और ये है अर्थ की प्रेजेंट फॉर्म। ये प्रेजेंट फॉर्म है अर्थ की। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। ये पैसिफिक का वेस्टर्न पार्ट है पैसिफिक ओशन का। यहाँ पे सदर्न ओशन है, यहाँ पे आर्कटिक है। तो ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंसेस दिए गए। उसमें से सबसे पहला है जिग्सॉ फिट। ये जिग्सॉ फिट क्या है? आप अगर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के शोर लाइन को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये जो शोर लाइन है, जो तटीय सीमा है, ये काफी हद तक मैच करती है। ये लगता है कि एक दूसरे को से तोड़ के अलग की गई है। जैसे किसी रोटी को अगर दो हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो सीधे सीधे पता चलता है कि ये दोनों टुकड़े एक ही रोटी के दो हिस्से हैं। उसी तरीके से ये दोनों कॉन्टिनेंट ऐसे लगता है कि दोनों को एक दूसरे से तोड़ा गया है, टूटा हुआ है। ये दोनों इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है दोनों के कॉन्टिनेंटल शोर में। दूसरा, रॉक्स। मतलब सेम एज के रॉक्स दो कॉन्टिनेंट में मिले हैं। ब्राजील में कुछ रॉक्स मिले हैं जो कि 2000 मिलियन साल पुराने हैं। और ये रॉक मैच करते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के कुछ रॉक्स से। मतलब वेस्ट अफ्रीका में कुछ रॉक्स मिले हैं, वो ब्राजील के जो रॉक्स मिले हैं उनसे मैच करते हैं। उनका कॉम्पोजिशन, उनका एज दोनों मैच कर रहा है। और कुछ जो मरीन डिपॉजिट हैं जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले हैं, ये जुरासिक पीरियड के हैं। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट एक टाइम पे एक ही थे। रॉक्स भी मिले हैं, सेम एज के रॉक्स भी मिले हैं और कुछ मरीन डिपॉजिट भी मिली है। तो एक ही साथ होंगी तब, क्योंकि ये अगर अब ये अगर साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है, तो इसके बीच में तो अटलांटिक ओशन है। तो इतना दूर दूर रॉक सेम एज में कैसे मिलेंगे? मरीन डिपॉजिट दोनों जगह, दोनों प्लेसेस पे एक ही मरीन डिपॉजिट कैसे मिलेगी? इसका मतलब ये दोनों एक साथ रहे होंगे। टिलाइट। ये टिलाइट क्या होता है? टिलाइट इज द सेडिमेंट which is transported and deposited by glaciers। ये माउंटेन हो गया और इस पे कुछ रॉक है। ये रॉक है, माउंटेन का रॉक है। और यहाँ पे ग्लेशियर है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा, ये ग्लेशियर है। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते ये ग्लेशियर नीचे आता है, तो अपने साथ साथ ये रॉक्स को भी तोड़ के लाता है, नीचे घसीट के लाता है। और जब ये ढलान कम हो जाती है तो ला के नीचे डिपॉजिट कर देता है। तो ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, यही होता है टिलाइट। तो जो गोंडवाना सिस्टम के कुछ टिलाइट हैं जो इंडिया में मिले हैं, वो और भी लैंड मासेस पे पाए गए हैं। जैसे अफ्रीका में मिला है फॉकलैंड आइलैंड, जो कि सदर्न अमेरिका के नीचे मिलता है, आइलैंड है
फॉकलैंड आइलैंड में मिला है। मेडागास्कर, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे मेडागास्कर है, वहाँ पे कुछ ये सेडिमेंट्स मिले हैं। अंटार्कटिका में मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। तो इससे भी पता चलता है कि ये लैंडमास एक टाइम पे एक ही है, तभी ये टिलाइट इतने प्लेसेस पे अलग अलग जगह पे मिले हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स, ये प्लेसर डिपॉजिट्स क्या है? मान लेते हैं कोई ये हाईलैंड है जहां से एक नदी निकल रही है, तो ये नदी ऐसे ऐसे बहती बहती आई, तो यहाँ से ये कुछ रॉक्स को, कुछ सेडिमेंट्स को, कुछ मेटल काट के लेके आती है, और अपने साथ ये जहाँ पे लो लाइंग एरिया होता है, जहाँ पे ये नदी का कटाव कम हो जाता है, ढलान कम हो जाती है, तो यहाँ पे लाके ये बिछा देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट की, मेटल को लाके डिपॉजिट की, इसी को कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। तो घाना के कोस्ट पे कुछ गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं, लेकिन ये गोल्ड डिपॉजिट्स ऐसे हैं कि घाना के कोस्ट पे इसका कोई सोर्स नहीं है। मतलब ये डिपॉजिट्स कहाँ से आए, घाना के कोस्ट पे तो नहीं है कम से कम इसका सोर्स, लेकिन इसका सोर्स ब्राजील में एक प्लेट्यू है, वहां पे है। इसका मतलब ये गोल्ड डिपॉजिट इस ब्राजील के प्लेट्यू से, इस ब्राजील के प्लेट्यू से नदियों द्वारा काट के लेके आया गया है घाना के कोस्ट पे। अब बीच में तो अटलांटिक ओशन है, तो ये कहाँ से, नदी यहाँ से कहाँ लेके आएगी, यहाँ डिपॉजिट करेगी? इसका मतलब ये दोनों कॉन्टिनेंट एक टाइम पे एक ही थे। ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका यहीं पे था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जो कुछ मरीन डिपॉजिट्स हैं या रॉक्स हैं या कुछ रेप्टाइल्स के डिपॉजिट्स हैं, वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में मिले हैं, और भी लैंड मासेस पे मिले हैं। तो ये भी दिखाता है कि ये लैंड मास एक टाइम पे एक ही थे। अब वैगनर क्या रीजन देते हैं इस ड्रिफ्टिंग के पीछे? वैगनर कहते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, इसके पीछे दो फोर्सेस इन्वॉल्व थी, पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। देखते हैं क्या है। मान लेते हैं ये पेंजिया है, ये पेंजिया था। अब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ये रोटेट करती है अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, और ये है एक्सिस, इसके अलोंग रोटेट करती है, इसके अराउंड। तो ये रोटेशन क्या करता है कि जो पोल्स पे मासेस होता है, जो लैंड मास होता है, उसको ड्रैग करके ये इक्वेटर के पास लाने लगता है, लेके आने लगता है। यही वजह है कि हमारी धरती पोल्स पे चपटी है, चपटी है, और इक्वेटर पे थोड़ी निकली हुई है, बल्जिंग है, क्योंकि ये मास यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो वेगनर एक तो ये कारण देते हैं, पोल फ्लिंग फोर्स। दूसरा कारण देते हैं टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स किसका? ये मान लेते हैं मून है और ये सन है। वेगनर कहते हैं कि ये मून इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और सन भी इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और दोनों खींचते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते लैंड मास खिंच गया, तो ये लैंड मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये जो पेंजिया टूट के आज के प्रेजेंट फॉर्म की जो अर्थ है वो बन गई। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये फोर्स एडिक्वेट नहीं है कि ये लैंड मास को खींच के इक्वेटर पे ला दे। तो फिर सवाल उठता है कि तब ये लैंड मास यहाँ से खींच के ये इक्वेटर के पास, या फिर ये बिखर कैसे गई, कैसे आ गई दूर दूर? तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ थियरी दी जाती है, आगे देखते हैं। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो स्टडीज आए उनको पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज कहते हैं। उसमें से एक है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। 1930 में ये आर्थर होम्स ने ये सजेस्ट किया कि जो प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, ये प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, इसके पीछे कन्वेक्शनल करंट्स इन्वॉल्व है। और ये कन्वेक्शनल करंट्स कहाँ से आती हैं? ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना अर्थ के इंटीरियर में, यही एनर्जी जनरेट करती हैं, और जो एस्थेनोस्फीयर होती है उसको ये पिघला देती है, मेल्ट कर देती हैं, और यही कन्वेक्शनल करंट बनाती है, ये कन्वेक्शन।
ये कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या कहती है? ये है अर्थ का स्थेनोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर। यहीं पे बनता है मैग्मा। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके हो रही है अर्थ के इंटीरियर में। तो ये जब मैग्मा यहाँ बनता है तो ये एक सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर मैनर में मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ऐसे इसकी जो सर्कुलर मैनर में मूवमेंट होती है, ये करंट इस प्लेट्स को ड्रैग करती है। वो इस तरफ ड्रैग करेगी और ये इस तरफ ड्रैग करेगी, और ये मैग्मा का अपवेलिंग होता है। मतलब ये मैग्मा ऊपर की तरफ भी जाता है। तो जहां पे भी इसे वीक रॉक मिलेगी, वीक मतलब प्लेट्स की का पार्ट मिलेगा, वहीं से निकलना स्टार्ट करेगा। तो ये मैग्मा यहाँ से निकलता है। ये अंडर ओशन है, ये ओशन है, तो यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बन गई। ये मिड ओशनिक रिज जो अटलांटिक ओशन में है, और ये बहुत लंबी लंबी माउंटेन चेन होती हैं। तो यहाँ से मैग्मा निकला और यहाँ माउंटेन बन गया। अब ये प्लेट्स तो इधर जा रही हैं, दोनों तरफ एक दूसरे से दूर जा रही है। क्यों? क्योंकि इनको कन्वेक्शनल करंट ड्रैग कर रही है, खींच रही है। तो जब ये कन्वेक्शनल करंट इसको खींच रही है तो कहीं ना कहीं प्लेट तो बढ़ रही है, लेकिन प्लेट तो बढ़ नहीं रही है, तो जा कहाँ रही प्लेट? अब होता क्या है कि ये जो ओशनिक प्लेट होती है ये हैवी होती है, और एक कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये होती है लाइटर। तो जो भारी होती है, ओशनिक प्लेट भारी होती है, तो ये क्या करती है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है, सबडक्ट हो जाती है। अब जो चीज़ भारी होती है वही नीचे जाएगी, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे चली जाती है। इसी इसी को कहते हैं सबडक्शन। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है, इसी को कहते हैं सबडक्शन। तो ये सबडक्ट हो गई, और यहीं पे बनते हैं ट्रेंचेस, ट्रेंच, खाई, ये ऐसा सा ट्रेंच। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये प्लेट बन रही है, नई नई प्लेट बन रही है, और दूसरी तरफ यही प्लेट कंज्यूम हो रही है, मतलब यहाँ पे अंदर चली जा रही है। अब ये प्लेट फिर से घूम के इधर आएगी, और रेडियो एक्टिव डिके के चलते एनर्जी आएगी, और यही एनर्जी फिर से इस प्लेट को मेल्ट कर देगी, पिघला देगी, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये इधर भी शुरू हो जाएगी। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी यही कहती है कि प्लेट्स के मूवमेंट के पीछे ये कन्वेक्शनल करंट्स है। अब एक और स्टडी हुई जो ओशन को मैप किया गया। तो जब ओशन फ्लोर को मैप किया गया तो पता चला कि इसके ओशन के अंदर बहुत सारे माउंटेन्स हैं और ट्रेंचेस हैं, और ये रीजन, मतलब ये माउंटेन और ट्रेंचेस वाला रीजन, हाईली वोल्केनिक इरप्शन होता है। यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो इरप्ट होते हैं। जैसे ये प्लेट हो गई, ये मिड ओशनिक रिज हो गया, और ये ओशन हो गया, ये पानी भरा है, और ये प्लेट्स हो गई, तो ये माउंटेन बन गए इधर। अब इस मिड ओशनिक रिज से जितना हम दूर जाएंगे, अगर समान दूरी पे दोनों तरफ जाएंगे, तो एक ही एज के और लगभग एक ही मटेरियल कॉम्पोजिशन के रॉक्स मिलते हैं। मतलब यहाँ जो रॉक मिलेगा, यहाँ जो रॉक मिलेगा, लगभग समान एज के मिलेंगे और समान मटेरियल वाले मिलेंगे। और यहाँ से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ये रॉक पुरानी होती जाएगी, ओल्ड होती जाएगी। इसका मतलब ये रॉक रिसेंट बनी है और ये रॉक बहुत पहले बन गई है। तो इससे भी पता चलता है कि ये नई प्लेट बनती रहती है, और ये पुरानी जब होती जाती है तो ये अंदर फिर से दोबारा चली जाती है, मेल्ट होती है, फिर नई बनती है, फिर ये इरप्शन होगा। तो स्टडी से ये पता चलता है कि कॉन्टिनेंट्स कुछ इस तरीके से, और मतलब प्लेट्स कुछ इस तरीके से मूव करती हैं। अब देखते हैं ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ओशन के फ्लोर में क्या क्या चीजें हैं। माउंटेन है, वोल्केनो है, क्या क्या है या क्या फीचर है उसका। सबसे पहले आता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है, जो कि कॉन्टिनेंट के शोर लाइन से लेके और डीप ओशन बेसिन तक जाती है। मतलब जो ओशन की जो बेसिन होती है वहां तक जाती है डीप, और ये शोर से स्टार्ट होती है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये सब पढ़ेंगे क्या चीजें हैं, ये कहाँ होती हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज,
और डीप ओशनिक ट्रेंचेस, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन के सब पार्ट्स हैं। एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन कॉन्टिनेंटल मार्जिन से शुरू होती है और मिड ओशनिक रिज तक जाती है। ये भी देखेंगे मैप के थ्रू हम देखेंगे कि ये कहाँ होती है, कैसी होती है। मिड ओशनिक रिज हमने पढ़ लिया है, मिड ओशनिक रिज कि ये अंडर वाटर वोल्केनो जहाँ इरप्ट होता है वहां पे मिड ओशनिक रिज हो जाती है। यहाँ पे इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो ये एक मैप है, यहाँ देखते हैं कि ये फीचर्स क्या है। ये है कॉन्टिनेंट और यहाँ से ओशन लगभग स्टार्ट हो जाता है, और ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? ये कॉन्टिनेंट ही है जो ओशन में डूब गया है, लेकिन ये लगभग 200 से 300 200 से 300 मीटर गहराई होती है इसकी, और ये इसकी विड्थ भी डिफरेंट होती है, डिफर करती है अलग अलग जगह पे। कहीं पे 20 किलोमीटर होगी, कहीं पे 15 किलोमीटर होगी, कहीं पे 30 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर, और कहीं कहीं तो 500-500 किलोमीटर तक भी चली जाती है। तो ये हो गई कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब जो कम गहरी है, कॉन्टिनेंट की ही पार्ट है। अब आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के तुरंत बाद एक सडन स्लोप स्टार्ट हो जाती है, एक ढलान स्टार्ट हो जाती है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये ढलान इतनी तीखी होती है कि गहराई यहाँ से अचानक से बढ़ने लगती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद ये स्लोप थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब ये ढलान, ये तीखी ढलान ना होकर थोड़ी सी कम होने लगती है, ऐसे होने लगती है। तो इसे इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। अब कॉन्टिनेंटल राइज के बाद मिड ओशनिक रिज तक हमारा एबिसल प्लेन आता है। ये एबिसल प्लेन क्या होता है? ये बहुत बड़ी एरिया होती है और एक लगभग लगभग ओशन में समतल सी प्लेन होती है ये। और यहीं पे कॉन्टिनेंट का जितना सेडिमेंट जो कट के आता है ओशन से, यहीं पे डिपॉजिट हो जाता है, ये डिपॉजिट हो जाता है एबिसल प्लेन में। यहाँ पे कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज भी होती हैं, और ये मिड ओशनिक रिज है। ये भी इधर एबिसल प्लेन। ये ग्योट्स, ग्योट्स वो होते हैं जो कि वोल्केनो से माउंटेन बने होते हैं, लेकिन इनका जो अपर वाला पोर्शन होता है ये फ्लैट होता है, और ये वाटर के ऊपर नहीं आ पाते। सी माउंट, ये ग्योट अगर ये ऐसा होता तो ये सी माउंट होता, मतलब अगर सी माउंट के ऊपर वाली ये छतरी हटा दी जाए, तोड़ दी जाए और फ्लैट कर दी जाए तो ये ग्योट बन जाएगी। तो ये भी वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बनते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ तक कम गहरी है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ तक लगातार खाई, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ढलान कम होती है, उसके बाद एबिसल प्लेन जो कि एक बहुत बड़े एरिया में प्लेन होता है, समतल होती है, और यहाँ से जो सेडिमेंट बह के आते हैं, यहाँ से फ्लो होके आते हैं सेडिमेंट, तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं ये ओशन में। और ये मिड ओशनिक रिज है ये यहाँ पे, और ये ट्रेंचेज है। ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ओशनिक क्रस्ट, और ये सबडक्ट हुई है, नीचे गई है, तो यहाँ पे ट्रेंच बन गए हैं। और ये लगभग 10-10, 11-11 किलोमीटर तक गहरी होती है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, कि अर्थक्वेक का और वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के सरफेस पे कैसा है, अर्थ के क्रस्ट में मतलब कैसा है। तो जो ये बड़े बड़े ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, इनको हॉट स्पॉट कहते हैं। मतलब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन कभी भी हो सकता है, हमेशा खतरा बना रहता है यहाँ पे कि कभी भी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। और ये जो छोटे छोटे डार्क स्पॉट हैं, छोटे छोटे डार्क स्पॉट, यहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन होती है, लेकिन ये बड़े वाले से कम होती है। जैसे हवाई आइलैंड में तो आए दिन होती रहती है वोल्केनिक इरप्शन, तो ये हॉट स्पॉट से यहाँ पे कम वोल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक भी कम ही आती है। अब ये शैडो वाला जो जोन है,
ये शैडो वाला जो जोन है, यहाँ पे डीप अर्थक्वेक होती है। डीप अर्थक्वेक मतलब ये लगभग 70 किलोमीटर से ज़्यादा डीप होती हैं अर्थक्वेक, तो ये कम खतरनाक होती हैं। जो डीप अर्थक्वेक होती हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत नीचे जनरेट होती है एनर्जी, और वो ट्रेवल करते करते अर्थ सरफेस तक आते आते वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए वो बहुत कम डैमेज कॉज करती है। ये मिलेगा आपको हिमालयन रीजन में, क्योंकि वो माउंटेन है, तो डीप सीटेड अर्थक्वेक होती है। ये रॉकीज रॉकीज माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, और ये एंडीज साउथ अमेरिका में, इसके अलोंग मिलेगा। तो ये सब डीप सीटेड अर्थक्वेक है। यहाँ भी कुछ डीप सीटेड अर्थक्वेक मिलेंगे आपको इसके अलोंग। और ये जो लाइटर स्पॉट है ना, छोटे छोटे लाइटर स्पॉट, यहाँ पे शैलो अर्थक्वेक होती है। शैलो मतलब 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इतनी ही डीप होती है शैलो अर्थक्वेक। अभी शैलो अर्थक्वेक है तो बहुत नज़दीक है सरफेस के। अब सरफेस के बहुत नज़दीक है तो एनर्जी इतनी जल्दी ट्रेवल करके आ जाती है सरफेस पे कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है। और ये एरिया है, आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, और कुछ इधर भी मिलते हैं, ये इंडोनेशिया के आसपास भी मिलते हैं, और ये अटलांटिक ओशन में है। ये अटलांटिक ओशन का ये पूरा ये चेन चली आ रही है पूरी मिड ओशनिक रिज के अलावा। तो ये सब शैलो अर्थक्वेक्स के रीजन है। तो ये रहा अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो। हमने अर्थक्वेक और वोल्केनो को बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर 3 में। तो अगर आपको नहीं पता कि अर्थक्वेक क्या होती है, अर्थक्वेक कैसे आता है, वोल्केनो क्या होता है, कैसे आता है, तो आप तीसरे चैप्टर को जाके देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और रिवाइज करना भी मुश्किल हो जाता है। तब तक के लिए आप ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसा था, और इसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।